अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हाई सैलरी और परमानेंट पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो ये मौका मिस मत करिएगा। एनआईसी ने साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी और डी की पोजीशंस निकाली है दोस्तों। जी हाँ, सैलरी सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनआईसी साइंटिस्ट सी और डी के रिक्रूटमेंट की। ये जो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हाई सैलरी पैकेज है, अट्रैक्टिव टेक्निकल पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप भी ग्रेजुएट किए हुए हैं तो ये भर्ती आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, सैलरी स्ट्रक्चर कितना होने वाला है, कितनी मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, और सबसे ज़रूरी कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स की सिलेक्शन चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और कैसे आप कॉम्पिटिशन्स में एडवांटेज ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट इन ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी की हाई लेवल की पोस्ट है दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट डी में जो है दोस्तों लेवल 12 की वैकेंसीज है। लेवल 12 आप समझ सकते हैं, एक तरह से सीनियर ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। 78,800 इसमें बेसिक है। डीए अलाउंसेस, एचआर अलाउंसेस मिला मिला के लगभग सैलरी जो है वो 1.5 लाख के आसपास हो जाती है इसमें। जी हाँ, 12 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। यूआर की 7 है, एससी एसटी की 1 है और 3 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें कोई नहीं है। साइंटिस्ट सी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भर्ती है, लगभग 141 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। 67,700 इसमें बेसिक पे है। 59 जो वैकेंसीज है दोस्तों वो यूआर की है, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज में दे रखी है यहाँ पे। इवन पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व की गई है। तो ये भी दोस्तों 67,000 बेसिक है। इसमें भी अगर आप डी अलाउंस से जोड़ दें, प्लस एचआर अलाउंस से जोड़ दें, प्लस अदर पर्क्स वगैरह जो मिलते हैं एनआईसी में वो जोड़ दें, तो सैलरी लगभग 1,20,000 के आसपास यहाँ पे भी पहुँच सकती है, जो ग्रॉस सैलरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो भी हम जानेंगे। तो बैचलर की डिग्री आपके पास है इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक है यानी जिसको हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सरीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स बी लेवल का किया हुआ है, या एसोसिएट मेंबर और ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के हैं, या ग्रेजुएट अगर आपका किया हुआ है, या फिर मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी में कोई अगर मास्टर की डिग्री इन फिलोसफी में है, तो आप इस फोर्स पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। मिनिमम दोस्तों इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ साइंटिस्ट सी के लिए तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिस्ट डी की अगर बात करूँ तो 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जो होना चाहिए इन रिसर्च, या तो रिसर्च में होना चाहिए, डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस और बोथ। जी हाँ, या तो दोनों में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हो या फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, तो वो इसके लिए वैलिड है। तो अगर मैं बात करूँ डिज़ायरेबल, तो डिज़ायरेबल यहाँ पे पीएचडी कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए डिज़ायरेबल है, बट मैंडेटरी नहीं है। अब इसमें कुछ नोट्स वगैरह भी दिए हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्रीज इन इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी इन फिलोसफी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अबव विल बी एक्सपीरियंस, यानी कि जिनको अगर मैं एमटेक वगैरह किया हुआ है तो वो 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और कैपेसिटी डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड साइबर लॉ में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो इन सभी में अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है एक या ज़्यादा एरिया में, तो आप इसके एलिजिबल हैं। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन या फिर टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल में, कैपेसिटी डेवलपमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डेटा कम्युनिकेशन में, network and software engineering या cyber law में। Experience will be counted after the date of which essential qualification has been required. While counting experience, the appropriate level of experience in the relevant field will only be considered। या relevant field में experience ही consider किया जाएगा। एज लिमिट जो है दोस्तों वो 35 साल दी हुई है साइंटिस्ट सी के लिए, और साइंटिस्ट डी के लिए 40 साल दी हुई है। दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो क्रूशल डेट है जो एज लिमिट को डिटरमाइन करेगी वो 21 नवंबर 2022 करेगी। ठीक है, और अपर एज लिमिट फॉर एज कैटेगरी विल अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 21 नवंबर 2022, यानी 2022 तक ये एज लिमिट होनी चाहिए। लेट्स सपोज आज की डेट से आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आज अगर कोई 35 साल से छोटा है, 40 साल से छोटा है, तो वो उसके लिए कैलकुलेट नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आप 2022 में ही 35 साल से छोटे थे तो आप काउंट होंगे। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, एज लिमिट जो है वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रही है। ये मैं आपको बताऊंगा 21 नवंबर 2022 डेट कहाँ से आई है, किस बेस पे ये लोग ये डेट दे रहे हैं।
तो क्योंकि पहले एक बार रिक्रूटमेंट हो चुका है, तो इसी वजह से ये लोग एनआईसी जो है वो इस डेट को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दे रखा है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी वगैरह के बारे में बता रखा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है दोस्तों, वो लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड इन इंडिया, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, और हाउ कैसे अप्लाई आपको उसको कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो टू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। द कैंडिडेट्स कैन सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ईच पोस्ट। वायलेशन ऑफ सच गाइडलाइंस विल बी काउंटेड एज a रिजेक्शन. The candidate at all stage of recruitment is purely provisional and subject to satisfying eligibility conditions. Candidates are required to apply online, अप्लाई करना है। ठीक है, recruitment.nic.in पे 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। जी हाँ, अभी काफ़ी दिन आपके पास है इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए, और किसी भी मोड से एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, पेमेंट करना है और डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करना है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन होगी वो कम्प्लीटली ट्रीटेड होगी एज कंपलसरी। ठीक है, इन केस कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल टू सबमिट फी बाय क्लोजिंग डेट, तो उसकी फैक्ट जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशन कैन रिव्यू द एप्लीकेशन डिटेल फ्रॉम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द होम पेज पे ऑप्शन अवेलेबल, आप उससे भी जाके देख सकते हैं। ये कुछ चेकलिस्ट है, मैं इसका ये पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इजीली इसको रेफर कर सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। मैं एक एक बैठ के पढ़ नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वीडियो पे नहीं जाए। मैं मेन मेन चीज़ आपको बताता हूँ। SC ST PW और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जबकि जनरल और अदर कैटेगरीज के लिए 800 रुपये फ़ीस आपको बताई गई है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें होगा, तो चॉइस ऑफ सेंटर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट आने वाला है साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट डी के लिए। तो कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे साइंटिस्ट सी और डी पोजीशन को, तो वो अपना सेंटर के लिए चॉइस मिल सकती है उनको। लाइक आप अगर लखनऊ से हैं या यूपी से हैं तो आपको लखनऊ एज ऑप्शन मिल सकता है, राजस्थान से तो जयपुर एज ऑप्शन मिल सकता है। ऐसे डिफरेंट स्टेट वाइज भी आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि आपको लखनऊ वगैरह हो गया, जयपुर हो गया, गंगटोक हो गया, भोपाल हो गया, डिफरेंट स्टेट वाइज यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे होने वाला है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो CND की वुड बी 3 स्टेज में होने वाली है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अकाडमिक रिकॉर्ड्स होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। जी हाँ, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके अकाडमिक रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे और उसके बाद ही आप पर्सनल इंटरव्यू यानी PI के लिए एलिजिबल हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फी एंड स्क्रीनिंग शैल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीन टेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। स्क्रीन टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, would comprise of MCQs on reasoning, basic mathematics, English aptitude, leadership quality. Some of screening tests are shall be objective type and will be online mode only. Every question will carry 1 mark. The screening test would be consisted of 150 number of multiple choice question and the maximum of 3 hours. The medium of will be in English only. इंग्लिश में ही पेपर रहने वाला है। 150 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं दोस्तों, इस बात का आप याद रखिएगा। और जो है ये जनरली मैथमेटिक्स, इंग्लिश एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस रहेंगे। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्क्रीनिंग मार्क्स विद 60% मार्क्स उसमें आने चाहिए, वुड बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज के लिए तभी कंसिडर किया जाएगा इन साइंटिस्ट CND। इन केस ऑफ सफिशिएंट number of candidates in OBC SC and are not available with minimum 60% marks, then qualifying marks would reduce to 50-40। अगर 60% पे मार्क्स नहीं मिलते हैं OBC SC ST कैटेगरी में, तो उनकी जो परसेंटेज है उसको कम भी किया जा सकता है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्क्रीन वुड बी हाउएवर टू बी रेस्ट्रिक्टेड 1:6। ठीक है, पर पोस्ट, यानी कि लेट सपोज अगर 141 पोस्ट है तो 141 × 6 इतने कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो इस बात का भी आप याद रखिएगा। लगभग 846 कैंडिडेट्स हैं वो PI के लिए कैलकुलेट काउंट होके। द एप्लीकेशन क्वालिफाइंग इन फर्स्ट फेज स्क्रीनिंग वुड बी इवैल्यूएटेड बाय एन स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन कमिटी एंड मार्क्स ओनली बी अवार्डेड फॉर वेरियस पैरामीटर्स जो है उसके बेस पे दिए जाएंगे, वो मैं आपको आगे आने वाले इस वीडियो में बता रहा हूँ। ए मेरिट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी drawn based on the marks obtained out of 120 marks excluding 30 marks of interview and candidate in the ratio of 1:3 will be called for interview. Let's suppose यहाँ पे 6 का रेशो लिया था, आता पे 1/3 रेशो लिया जाएगा, यानी 3, 2 and 423 स्टूडेंट को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा इन साइंटिस्ट C और D के लिए। तो फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर obtaining 150 marks obtained
इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस मिनिमम मैक्सिमम 120 मार्क्स एंड द इंटरव्यू 30 मार्क्स वुड बी, यानी 30 मार्क्स जो इंटरव्यू के और 120 मार्क्स जो हैं दोस्तों आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस के होने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका रहने वाला है, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। कोई अगर ग्लिच वगैरह होता है तो एक्सटेंडेड टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रीटेस्ट वगैरह भी नहीं होगा। द फाइनल रिजल्ट जो होगा वो स्पेस पे कैलकुलेट होगा, ये बात आप जानते ही, मैं कई बार इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो नॉर्मलाइज वगैरह करते हैं मार्क्स को तो इस पे किया जाएगा, और मेजर फॉल्ट अगर होता है तो फिर आपको दिया जाएगा पेपर करने के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो original documents will be done prior to interview. Candidate will be interviewed only after confirming the eligibility requirement, production of all relevant documents for verification, failing which the candidate will be debarred from the selection process. Mere fulfilling of requirement as laid down in the advertisement does not qualify a candidate to be called for a personal interview. जी हाँ, सही बात है। Interview shall be conducted in Delhi or any other location approved by competent authority. No request for postponement or change in date or location is allowed. जी हाँ, अगर कोई मिसकंडक्ट पाया जाता है तो शुड नॉट बी फर्निश फॉर एनी अदर फॉल्स टेम्पर्ड और नॉट सपोर्टेड प्रूफ, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा सिटीजनशिप दे रखी है, रिजर्वेशन दे रखा है, ये सब बातें कॉमन रहती है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ी और पेमेंट की प्रोसेस मैंने आपको बताई दी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, इसको भी जाके आप देख सकते हैं। जनरली फाइल वगैरह का साइज़ रहता है कितना, आपको एनओसी वगैरह के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, वो सब चीज़ों का बात आप ध्यान रखिएगा। Before final submission of online application form, the candidate must go through the same carefully. Incomplete, incorrect application shall be summarized ऐसे रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। नो टीएडीए पे किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और आप किसी भी हेल्प डेस्क के लिए इसको रीच आउट कर सकते हैं। नॉर्म्स जो है वो दे रखी है यहाँ पे साइंटिस्ट सीडी और जनरल के लिए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट दे रखे हैं ये, ठीक है। सीसीए क्लैरिफिकेशन या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए सब बातें इन्होंने बता रखी है। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो है मार्क्स दे रखे हैं, 0.1 मार्क्स आएगा ईच परसेंटेज के लिए। लेट्स सपोज किसी की अगर 82 परसेंटेज है तो उसको 8.2 मार्क्स हमें मिलेंगे। ऐसे ही जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम जो है, यहाँ पे अगर किसी की 79 परसेंटेज है तो उसको जस्ट डबल 0.2 यानी कि लगभग 16 के आसपास मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। गेट का स्कोर्स अगर है तो 0.05 मार्क्स फॉर ईच परसेंटेज, हर एक परसेंटेज के लिए 0.05 मार्क्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। लगभग 5 मार्क्स यहाँ पे आपके एडवांटेज हो सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी का गेट नहीं है तो उसको यहाँ पे 0 मार्क्स अवार्ड होंगे, बट ये मैं समझिएगा कि वो क्वालिफाई नहीं है। क्वालिफाई कर सकता है अगर वो अदर जगह पे टॉप करता है तो। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है, ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन कोई शॉर्ट पोस्ट लाइक बीटेक वगैरह है तो 0.4 मार्क्स। लेट सपोज अगर किसी की 76 परसेंटेज है तो 0.4 मार्क्स, लगभग 76 लगभग 28 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। पीएचडी जो है वो रेलिवेंट फील्ड में होगी तो 10 मार्क्स उसके भी आपको अवार्ड किए जाएंगे। और एक्सपीरियंस जो है वो 4 ईयर्स का है इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट वुड भी कंसिडर अगर है तो 4.5 मार्क्स ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर or an appropriate level after completion of essential qualification, 3 marks of completed years in private organizations in the relevant field or appropriate field, ठीक है। और अगर आपका जनरल पब्लिशिंग अगर वगैरह है तो 2 मार्क्स हर एक के लिए दिए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पब्लिशिंग है तो 1 मार्क्स जो है वो दोस्तों आपको हर कॉन्फ्रेंस के लिए दिया जाएगा। और इंटरव्यू के जो अलग से 30 मार्क्स होने वाले हैं, टोटल 150 मार्क्स इस हिसाब के आपके हो सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे साइंटिस्ट जी के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, मोर और लेस ज़्यादातर सेम ही है। टोटल 150 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ये कुछ एनेक्सेसर वगैरह दे रखे हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये जनरल नोट्स हैं, इन पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये और ज़रा सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रखे हैं, तो मोस्टली ये दोस्तों ये जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वगैरह के या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप जानते ही होंगे। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा दोस्तों, जो लोग भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली पोस्ट को लेकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके क्या विचार हैं? आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।